हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइज, ये 2016 का पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का साइंस का क्लास 10th का। हम जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी सीरीज़ में ये वीडियो है जिसमें हम 2016 के फर्स्ट से लेकर 5th तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और इसके अंदर हम इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो देखो यहाँ पे पहले ये जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कुछ, आप इनको खुद से देख लेंगे कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा। उसके अंदर आपके 5 पार्ट हैं और 5 के 5 वो मल्टीपल चॉइस हैं, यानी उनके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको किसी एक करेक्ट ऑप्शन को बताना है। और फिर सेकंड से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क्स के हैं। तो हम यहाँ पे 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके जल और लवण देते हैं, यानी कि वाटर और सॉल्ट देते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएंगे जो एसिड के भी साथ रिएक्शन करें और बेस के भी साथ रिएक्शन करें। जब भी कोई ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है या बेस के साथ करता है तो उससे हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है और सॉल्ट मिलता है। तो अगर ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के भी साथ रिएक्शन कर रहे हैं और बेस के भी साथ कर रहे हैं उनको कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है कौन सा नहीं है? आपके 10th क्लास के सिलेबस में जो उभयधर्मी ऑक्साइड है उनमें आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, ZnAl और Pb, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। अगर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है उनमें से आपको जिंक, एल्यूमिनियम और लेड इन 3 में से कुछ भी दिखे, उसका ऑक्साइड दिखे, जैसे यहाँ पे Al2O3 है तो Al है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक होगा। Na2O, सोडियम का ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होता, मैग्नीशियम का भी नहीं होता, सल्फर का भी नहीं होता। तो जिंक, एल्यूमिनियम और लेड इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। यहाँ पे हरी है, सॉरी फॉर दिस। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, कही जाती है। इंग्लिश में है, द प्रोसेस बाय विच द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर अकर्स नोन एज। क्या कहते हैं उस चीज़ को? इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन, संक्षारण, कोरोजन। देखो, हमें पता है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर यानी कि लवण और जल बनाते हैं। और ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। और रिडक्शन, अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। और जो ये चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है तांबे के ऊपर, जब भी हम किसी भी धातु को नमी में छोड़ देंगे, चांदी को या तांबे को, उनके ऊपर ये परत चढ़ जाएंगी, उसको बोलते हैं संक्षारण यानी कि कोरोजन, जिसको जंग लगना बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है, लसिका मनुष्य की किस तंत्र से संबंधित भाग है? लिम्फ इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिस्टम? आपको पहले पता होना चाहिए लिम्फ क्या होता है, लसिका क्या होता है, फिर आपको ये जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्यों है आपको समझ आ जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन। लसिका एक प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। जो लिम्फ है वो एक तरह का द्रव है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो किस तंत्र से संबंधित भाग होगा? किस ह्यूमन सिस्टम के किस पार्ट से रिलेटेड होगा? परिवहन से, ट्रांसपोर्टेशन से। इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि जो लिम्फ है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, पोषण दैट मीन्स न्यूट्रिशन, और श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है ये। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intracellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे निकल के कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। टिश्यू जो टिश्यूज़ के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ पे आ जाते हैं, और उसी को वहाँ पे जो बंद इकट्ठे होते हैं वो उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड यानी कि लिम्फ।
अगर हिंदी में समझो इसको, किसी केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में, यानी जो अंतर कोशिकीय स्पेस होता है वहाँ पे आ जाते हैं, और वहीं पे आके जो उनसे बनता है उसी को बोलते हैं ऊतक तरल या लसिका। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा जैसा है, लेकिन ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेस अमाउंट में इसमें प्रोटीन अवेलेबल होते हैं। तो यानी कि जो लसिका है, लिम्फ है, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और यानी कि परिवहन से संबंधित भाग है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है, विद्युत परिपथ में खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतीक है। द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ प्लग की और स्विच ओपन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। देखो, ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक पूरी टेबल दे रखी है जिसमें आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो सिंबल यूज़ होते हैं सबको दे रखा है। आप उसको एक बारी गो थ्रू करोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप इस टेबल को देखो, फिर अपने ऑप्शन को देखो। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यानी कि प्रतिरोधक का ये सिंबल है, रेजिस्टेंट है। जो सेकंड ऑप्शन है ये विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। जो थर्ड ऑप्शन है ये है ओपन स्विच का, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है क्लोज्ड स्विच का, है ना। यानी कि जो क्लोज्ड स्विच है उसमें बीच में यहाँ पे आपका एक डॉट आएगा, ओपन स्विच में सिर्फ ओपन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बस आपको सिंपल 1 मार्क आराम से मिल जाएगा। एक आपको सिंबल बताना है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। इन जो हमारी आँख है वो आँख के किस पार्ट पे, हमारा किस इंटरनल पार्ट पे इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 4 ऑप्शन है, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। दैट मीन्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना। तो यहाँ पे आपको इसका सही ऑप्शन तो है रेटिना। जो आँख है हमारी वो प्रतिबिंब बनाती है किसी वस्तु का हमारे नेत्र के रेटिना पे। जो दृष्टिपटल जिसको बोलते हैं, दृष्टिपटल पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है इसके अंदर, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। हो सकता है 1 मार्क्स में आपसे यही पूछ ले। वैसे तो ये जो 2022 में इसी साल एग्ज़ाम देंगे जो बच्चे बोर्ड का, उनके पास ये वाला टॉपिक नहीं है, ये रिड्यूस हो रखा है जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है। लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे हैं हो सकता है उनके पास तो ये फिर से पूरे का पूरा सिलेबस वही हो जाए। जो 30% रिड्यूस हो रखा है उसको फिर से ऐड कर दें सिलेबस में, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। जो इस साल के बच्चे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, ये उनके काम का नहीं है। और हम एक और काम करूँगी कि जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिलेबस में आपके नहीं है, यानी जो 30% रिड्यूस सिलेबस में आ गए, माने वो रिड्यूस हो गए, अभी आपको नहीं पढ़ने वो, लेकिन वो जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें तो सारे का सारा है ना, पूरे का पूरा सिलेबस है। तो मैं इस तरह के सारे क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट्स में दे दूँगी, कमेंट्स में लिख के उनको उस कमेंट को पिन कर दूँगी। आपको वहाँ से पता चल जाएगा आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने। ठीक है, तो अभी आओ वापस अपने क्वेश्चन पे। आपको इन चारों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्निया को। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। यानी जब लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो जिस एक पतली सी झिल्ली से होके वो हमारी आंख में जाती है उस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। वो थिन मेम्ब्रेन हमारी आई की जिससे लाइट एंटर करती है उसी को कॉर्निया बोलते हैं। सेकेंड है इसमें परितारिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। परितारिका क्या है? कॉर्निया के पीछे देखो, कॉर्निया क्या है? पतली झिल्ली है जिससे लाइट होके हमारी आंख में जाएगी। उसकी जस्ट पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आइरिस यानी कि परितारिका कहते हैं। ये गहरा पेशीय डायफ्राम है जो कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ये हमारी जो पुतली है उसके साइज को कंट्रोल करके रखता है। कैसे करता है ये पुतली के साइज़ को कंट्रोल? देखो, जैसे कि हम अगर कहीं पे धूप में जाएं यानी ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे जाएं तो जो हमारी पुतली है यानी प्यूपिल है आई का, हमारी आइज़ के, वो फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। और जब हम किसी डार्क रूम में आते हैं, कम रोशनी वाली जगह पे आते हैं, तो ये फिर से वो हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस तरीके से जो ये परितारिका है ये हमारी पुतली के साइज़ को यानी प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर इंग्लिश में देखें आइरिस बोलते हैं, वी फाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसको आइरिस बोलते हैं। इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये मस्कुलर डायफ्राम होता है
दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, वो मैंने भी बताया कैसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका में थर्ड है जो पुतली यानी कि प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? ये पुतली जो होती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जितनी जो लाइट है हमारी आई में आनी चाहिए उसको कंट्रोल करने का काम होता है पुतली का। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। फोर्थ है दृष्टिपटल रेटिना, जहाँ पे अभी हमने देखा कि क्या होता है रेटिना, जहाँ पे हमारी आँख किसी वस्तु की इमेज बनाती है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है, उसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, यानी कि रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही यानी कि लाइट सेंसिटिव कोशिका होती हैं, जो आई लेंस यानी कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो आई लेंस है जो इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की रेटिना पे, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे ये कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना, आई होप आपको इन चारों के बारे में समझ आया होगा। और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट थे, ये 5 हो गए। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 5 बोला है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो इसका 6th और लास्ट पार्ट है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। किन को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता के विशिष्ट स्थल? खेत, वन, बगीचे, ध्रुवीय क्षेत्र, फील्ड, फॉरेस्ट, गार्डन, पोलर रीजन, इनमें से कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स उन एरियाज़ को बोलते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मानव क्रियाकलापों की वजह से वो खतरे में पड़ जाती है, उस पर संकट आ जाता है, उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। ब्रास किसे बोलते हैं? पीतल को। तो देखो, जो पीतल है वो एक अलॉय है, यानी कि वो मिश्र धातु है। मिश्र धातु या अलॉय उसको बोलते हैं जो दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग मेटल से या एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना होता है। तो जो ये होता है हमारा ब्रास होता है, पीतल होता है, इसके अंदर एक तो कॉपर होता है और एक जिंक होता है। तो कॉपर और जिंक दो के मिलने से पीतल बनता है, ब्रास बनता है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, HIV का विस्तारित रूप लिखिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV का फुल फॉर्म बताना है। तो देखो, HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी और V फॉर वायरस। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होगा। ये नाम है वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो दोनों लैंग्वेज में इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में ठहरता है? इन विच डायरेक्शन अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट। तो अगर कोई हमारी फ्री मैग्नेट है, उसको अगर हम देखें कि वो किस डायरेक्शन में रहती है, तो जो मैग्नेट के दो सिरे होते हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहेंगे। तो कोई भी फ्री बार मैग्नेट है वो हमेशा रेस्ट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण दिशा में। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है जो इस वीडियो का, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। हमेशा प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बस इतना सा ही आंसर है इसका। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।